नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल चिराग इंस्टीट्यूट आईएसपीसीएस में। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन यानी कि निर्वाचन आयोग के बारे में और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर में निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन के क्या-क्या मूल-मूल तथ्य हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में भी आज हम लोग चर्चा करेंगे। इसे अपॉइंट कौन करता है, रिपोर्ट किसे सबमिट करते हैं, रिजाइन कौन देता है, रिमूव करने का काम कौन करते हैं और किस आधार पर, किस संविधान संशोधन के आधार पर हमारा जो वोटिंग एज जो है, वह उम्र जो है वो 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया। तो वो सभी चीजों को हम लोग बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक ही है भारत निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि हमारे संविधान के आर्टिकल 324 में इसके बारे में मेंशन किया गया है। ठीक है, इसको एक एक करके हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग, इंग्लिश में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, निर्वाचन आयोग एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है। स्थायी और स्वतंत्र निकाय है यानी कि इसका एक अपना एक दायरा है। ठीक है, यह सरकार के लिए काम नहीं करता है बल्कि ये जनता के हित में कार्य करता है। और ये किसके लिए कार्य करता है? तो ये कार्य करता है सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। ये न केवल केंद्र सरकार के लिए बल्कि राज्य सरकारों के लिए भी कार्य करता है। बस आप एक पॉइंट जरूर याद रखिएगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि इलेक्शन कमीशन जो है वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार के लिए तो कार्य करती है, लेकिन इसका जो है ग्राम पंचायत और नगर निगम के चुनाव से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ये जो दायरा है वह स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत आता है यानी कि राज्य के विशेषाधिकार के अंतर्गत आता है, जो कि आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में तो है ही, साथ में इसका संबंध आर्टिकल 243 के से भी है। तो ये आप कंफ्यूज मत होइएगा। केंद्र सर ये इलेक्शन कमीशन यानी कि निर्वाचन आयोग का संबंध केंद्र सरकार और राज्य सरकार के चुनाव से है, लेकिन इसका संबंध आपके ग्राम पंचायत और नगर निगम यानी कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। तो यही वजह है कि निर्वाचन आयोग एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है। अगला नेक्स्ट पॉइंट है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य में कि आर्टिकल संविधान के आर्टिकल 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए संचालन, निर्देशन व नियंत्रण की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। यानी कि संसद की जिम्मेदारी है कि राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पदों के निर्वाचन के लिए इसका संचालन, निर्देशन और नियंत्रण का जो कार्य है वह इलेक्शन कमीशन करेगी। किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 324 के तहत। ठीक है, ये भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगला है आपका कि चुनाव आयोग एक अखिल भारतीय संस्था है। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वह किस प्रकार की संस्था है, किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है? तो वह एक अखिल भारतीय संस्था है, क्योंकि यह केंद्र व राज्य सरकार दोनों के लिए समान है, यानी कि ये दोनों के लिए कार्य करती है। ये किसी एक सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए केवल कार्य नहीं करती है। यही वजह है कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों के लिए कार्य करने की वजह से इसे अखिल भारतीय संस्था की संज्ञा दी गई है। उम्मीद करते हैं कि ये भी पॉइंट आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि राज्यों में होने वाले पंचायतों, जैसा कि मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया कि राज्यों में होने वाले पंचायतों व निगम चुनाव यानी कि नगर निगम, इंग्लिश में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव से चुनाव आयोग का किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, चाहे वो ग्राम पंचायत के रूप में हो चाहे वो नगर निगम पालिका के रूप में हो। इस दोनों में इलेक्शन कमीशन का किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि इसका जो दायरा है, इसका जो दायित्व है वह राज्य सरकार के अधीन है। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि इलेक्शन कमीशन का जो फॉर्मेशन हुआ था वो कब हुआ था। तो इसका जो गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 को हुआ था। यही वजह है कि 25 जनवरी को हम प्रत्येक वर्ष हम अपने देश में नेशनल वोटर्स डे, ठीक है, मतदान दिवस के रूप में हम इसे मनाते हैं। इसलिए नेशनल वोटर्स डे एग्जाम में पूछता भी है कि कब मनाया जाता है, तो ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला है नेक्स्ट पॉइंट है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। आखिर किस आधार पर इलेक्शन कमीशन जो है वो संवैधानिक निकाय है? इंग्लिश में कहेंगे इसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। तो पहले हम कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में जान लेते हैं, यानी कि संवैधानिक निकाय क्या है वो समझते हैं, और उसके बाद हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, हिंदी में संवैधानिक निकाय या फिर असंवैधानिक निकाय में क्या अंतर है? इसका सिंपल से बेसिक डेफिनेशन है, जिस 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 किसी का भी उल्लेख संविधान के आर्टिकल या फिर शेड्यूल किसी से भी संबंध है वह संवैधानिक निकाय है, और जिसका उल्लेख हमारे संविधान में कहीं पे भी उल्लेख नहीं किया गया है वह असंवैधानिक निकाय है। तो पूरी तरह से क्लियर हो गया। जिसका संबंध संविधान से है वह संवैधानिक निकाय है, इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, और जिसका संबंध संविधान से नहीं है, यानी कि किसी भी प्रकार कोई आर्टिकल, शेड्यूल, पार्ट्स के बारे में किसी भी प्रकार का कोई चर्चा नहीं किया गया है, वह जो है असंवैधानिक निकाय है, इंग्लिश में नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। ठीक है, जैसे कि इलेक्शन कमीशन जो इसका उल्लेख आर्टिकल 324 में किया गया है, तो ये संवैधानिक निकाय है।
यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका भी उल्लेख आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक किया गया है, तो यह भी संवैधानिक निकाय है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका भी उल्लेख आर्टिकल 315 से लेकर के 323 में किया गया है, इसलिए यह भी क्या है, संवैधानिक निकाय है। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका संबंध स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से ही हो गया, क्योंकि हर एक स्टेट जो है वो पीएससी के एग्जाम कंडक्ट करवाती है। फाइनेंस कमीशन, इसका संबंध आर्टिकल 280 से है, इसलिए यह भी क्या है, संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट है नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी, इसका संबंध भी आर्टिकल 338 और 338A, और ओबीसी के बारे में बात करें तो आर्टिकल 338B से संबंधित है। यही वजह है कि ये भी क्या है, संवैधानिक निकाय है। जिस किसी का भी उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है, जिस किसी भी आर्टिकल, पार्ट, शेड्यूल से उसका संबंध संविधान से नहीं है, जिसका संबंध वह असंवैधानिक निकाय है, और जिसका भी उल्लेख किया गया वह संवैधानिक निकाय है। तो उम्मीद करता हूं ये जो दो अंतर था आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है वही जो मैंने समझाया, अभी आप लोग को वही लिखा हुआ है कि मेंशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान, इसके बारे में जरूर कुछ लिखा होगा। दे डू नॉट फाइंड स्पेसिफिक मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसमें किसी प्रकार का कोई कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नहीं लिखा होगा। दे कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड चेंज विदाउट चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इसे बिना संविधान की अनुमति या फिर पार्लियामेंट की अनुमति के बिना इसे डिस्ट्रॉय या खत्म नहीं किया जा सकता, इसे क्रिएट किया जाता है बाय पार्लियामेंट के अधीन, ठीक है, एक्ट पास करके। जैसे कि एग्जांपल है इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, यूपीएससी, एसपीएससी, और हम लोगों ने देखा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी। इसका एग्जांपल है एनएचआरसी, फुल फॉर्म है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। एचएसआरसी, इसका मतलब है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। तो ये जो है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, क्योंकि इसका उल्लेख हमारे संविधान में नहीं किया गया है। एग्जीक्यूटिव बॉडीज कौन सा है, स्पेशली फॉर्म बाय द गवर्नमेंट डिसीजन विदाउट पासिंग एनी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, जैसे कि नीति आयोग। नीति आयोग भी जो है, जिसका फॉर्मेशन हुआ था 1 जनवरी 2015 में, जो कि रिप्लेस करके आया था प्लानिंग कमीशन की जगह पर। प्लानिंग कमीशन भी जो है वो भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी था, क्योंकि उसके बारे में भी किसी प्रकार का कोई उल्लेख संविधान में नहीं किया गया था। और नीति आयोग का भी जो गठन हुआ था वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के अधीन ही हुआ था, क्योंकि इसके बारे में भी हमारे संविधान में कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं किया गया है। तो ये जो मुख्य जो अंतर है, उम्मीद करता हूं कि आप ये अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार पूछा भी है कि हमारे देश के इलेक्शन कमीशन की तो बात हो रही है, लेकिन हमारे देश के पहले इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, तो उनका नाम था श्री सुकुमार सेन। ठीक है, फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो कि सर्व किए थे 21 मार्च 1950 से लेकर के 19 दिसंबर 1958 तक, मतलब लगभग 8 साल तक ये भारत के इलेक्शन कमिश्नर के पद पे सुशोभित हैं। आगे ये जो फोटो आप देख रहे हैं, 3 फोटो, ये वर्तमान की फोटो है। ये अभी हमारे देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर है राजीव कुमार। ठीक है, और 2 डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर भी हैं इलेक्शन कमीशन को छोड़ करके। तो इसमें मेंबर अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो टोटल 3 है, 1+2। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो ये तस्वीर देख रहे हैं राजीव कुमार का है। ठीक है, ये ज्ञानेश कुमार है, और ये सुखविंदर सिंह संधू है। ठीक है, ये आपके 2 इलेक्शन कमिश्नर एक्स्ट्रा एडिशनल आपके इलेक्शन कमिश्नर है, और ये आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर है राजीव कुमार, ये है आपके ज्ञानेश कुमार, और ये है आपके सुखविंदर सिंह संधू। आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य सभी के बारे में मैंने चर्चा कर दिया है, वापस एक बार रिपीट करते हैं। फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सेन, आर्टिकल किस आर्टिकल में मेंशन है, आर्टिकल 324। इस तरह से पढ़िए ना कि क्लास में याद हो जाए, एक बार वीडियो देखें, 2 बार देखें, उसको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, आप भी मन मन में मेरे साथ साथ दोहराते रहिएगा तो याद हो जाएगा, एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये जो तथ्य जो मैंने बनाया है, ठीक है, ये मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। लक्ष्मीकांत का बुक हो गया, और भी कोई रिसोर्सेस हैं, जैसे गूगल हो गया, और भी यूट्यूब का कुछ यूट्यूब से हो गया, अलग अलग सोर्सेस से ये इकट्ठा किया हुआ है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है, ये पढ़ लीजिएगा तो आपको लक्ष्मीकांत भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चीजों को थोड़ा सा समझने के लिए, ब्रीफ करने के लिए आप उसको रीड कर सकते हैं, लेकिन उसमें से जो तथ्य निकलेंगे, चाहे वो प्रीलिम्स के लिहाज से हो या फिर आपकी मेन आंसर राइटिंग के हिसाब से हो, वो मैंने पूरी तरह से यहाँ पे रख दिया है, ताकि आप किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होगा। आप आसानी से, अगर आपके पास समय नहीं है अगर बुक पढ़ने का, या बुक पढ़ना तो जरूरी है, काफी हद तक जरूरी है, ताकि आप चीजों को रिलेट कर पाएंगे कि जो चीजें यहाँ पढ़ाई जा रही है और आप जिसे पढ़ रहे हैं घर पे, वो क्या सटीक है या फिर नहीं है। ठीक है, तो जो जो मूल तथ्य है उसी को मैंने यहाँ पे रखा है, और इसको बार बार रिवाइज इसलिए करवा दे रहा हूँ, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ताकि आपको चीजें जल्दी से याद हो जाए। ठीक है, फर्स्ट इलेक्शन कमीशन सुकुमार सेन, 324 आर्टिकल में मेंशन है, पार्ट 15 से रिलेटेड है। ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार का संगठन है, तो ये अखिल भारतीय संस्था है। क्यों अखिल भारतीय संस्था है, क्योंकि यह केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार के लिए भी काम करता है। इसके करंट इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, राजीव कुमार, जैसे कि आप लोगों ने तस्वीर में देखा। करंट एडिशनल इलेक्शन कमिश्नर कौन है, एक है ज्ञानेश कुमार, और दूसरे सुखबीर सिंह संधू, सुखबीर सिंह संधू। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी पॉइंट आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है आपका, जैसा कि मैंने बताया कि ये जो वर्क है ये किसके लिए काम करता है, तो इससे सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी काम करता है,
और स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी काम करता है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और भी हैं। बॉडी, ये कैसा बॉडी है? संवैधानिक निकाय है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्यों है? क्योंकि इसके बारे में आर्टिकल 324 में हमारे संविधान में चर्चा किया गया है। अपॉइंटेड बाय, अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर है या फिर दो जो एक्स्ट्रा एडिशनल इलेक्शन कमिश्नर है उनकी नियुक्ति कौन करेगा? तो उनकी नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति। ठीक है, रिमूव, उन्हें हटाने का कार्य कौन करेगा? तो हटाने का भी कार्य कौन करेगा? राष्ट्रपति। रिपोर्ट, इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर है या फिर एडिशनल इलेक्शन कमिश्नर है, वो जो रिपोर्ट है वो किसे हर साल सबमिट करेंगे? तो वो अपना रिपोर्ट जो है वो सबमिट करेंगे राष्ट्रपति को। ये भी आप याद रखेंगे। रिजाइन, अगर उन्हें क्या करना पड़े, इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या फिर दो एडिशनल इलेक्शन कमिश्नर हो या फिर इलेक्शन कमिश्नर के अंतर्गत में जितने भी मेंबर हैं वो अगर अपने रिजाइन देना चाहते हैं तो वो किसे रिजाइन देंगे? तो वो राष्ट्रपति को ही संबोधन करके अपना रिजाइन देंगे। उनका टेन्योर यानी कि टाइम पीरियड कितना होता है? 6 वर्ष या फिर जब तक उनका उम्र 65 वर्ष का नहीं हो जाता। वर्क फॉर, किसके लिए कार्य करेंगे? वो सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार के साथ साथ वो राज्य सरकार के लिए भी कार्य करेंगे। तो ये चारों तो बहुत ही आसान है। अपॉइंट कौन करेगा? राष्ट्रपति। रिमूव, राष्ट्रपति। रिपोर्ट किसे सबमिट करेंगे? राष्ट्रपति को। रिजाइन किसे देंगे संबोधन करके? तो राष्ट्रपति को। ये तो चारों ऐसे ही याद होगी आप लोगों को। ठीक है, बॉडी कैसा बॉडी है? ये संवैधानिक निकाय है। क्यों? क्योंकि इसका उल्लेख जो है आर्टिकल 324 में किया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि द 61th अमेंडमेंट एक्ट, जैसा कि मैंने बताया था कि 61वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1988 में आया था और 1989 में इसे पूरी तरह से पास कर दिया गया, जिसके आधार पर जो न्यूनतम जो आयु है वो 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है, और उसी समय 1989 में ही यह डिसाइड किया गया कि जो कार्यभार जो है, क्योंकि 21 वर्ष से 18 वर्ष करने का मतलब है कि अब जो वोट देने वाले लोगों की जो संख्या है वो बढ़ गई है, जिसके आधार पर हम ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर में बहुत ज्यादा भार न हो, जिस वजह से क्या किया गया, जिस वजह से दो एडिशनल इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया गया। लेकिन 89 में डिसाइड किया गया और 90 में उन्हें क्या किया गया, फिर रिमूव कर दिया गया। फिर बहुत सारी अवहेलना हुई, बहुत सारी बातें होने लगी कि ठीक है कि दो, जब एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ही तो फिर दो एडिशनल एक्स्ट्रा दो इलेक्शन कमिश्नर की क्या आवश्यकता है। ठीक है, जिसके आधार पर 1990 में उन्हें क्या किया गया, पद से हटा दिया गया। वापस से फिर 1993 में इसे लागू कर दिया गया, यानी कि फिर से मेंबर जो है वो 1+2 हो गए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और एक्स्ट्रा हो गए +2 यानी कि एडिशनल इलेक्शन कमिश्नर। तो 1993 से लेकर के अब तक हमारे देश में 1+2 यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दो एक्स्ट्रा एडिशनल इलेक्शन कमिश्नर हमारे देश में कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये 61वां संविधान संशोधन अधिनियम था जिसमें उम्र जो है 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है 61वां संविधान संशोधन अधिनियम। मत देने की न्यूनतम आयु 21 से 18 वर्ष करने के बाद 16 अक्टूबर 1989 को राष्ट्रपति ने आयोग के काम के भार को कम करने के लिए दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त किया गया। 1990 में ये डिसाइड किया गया 16 अक्टूबर 1989 को और नियुक्त कर भी दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि एज जो है वो घटा दिया गया, 21 से 18 कर दिया गया। 1990 में दो निर्वाचन आयुक्तों के पद को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया और 1993 में दो निर्वाचन आयुक्तों को फिर से नियुक्त कर दिया गया, यानी कि इसे इंप्लीमेंट किया गया 16 अक्टूबर 1989 को, 90 में समाप्त कर दिया गया, फिर 3 साल बाद 1993 में इसे फिर से लागू कर दिया गया, यानी कि मेंबर जो है वह 1 की जगह 1+2 हो गए, दो एक्स्ट्रा इलेक्शन कमिश्नर। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं अभी वर्तमान में ये हमारे दो एक्स्ट्रा जो है इलेक्शन कमिश्नर हैं। ठीक है, ये आपके ज्ञानेश कुमार और ये सुखवीर सिंह संधू। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि पूरा जो इलेक्शन कमीशन का जो दायरा है या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा और क्या तथ्य था, क्या कारण था, उन सभी को मैंने यहाँ पे निचोड़ करके रख दिया है। ठीक है, आप इसे अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और पढ़ लीजिएगा, ये आसानी से आपको क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अलग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।